सिंड्रोम, एक्वायर्ड मतलब जो अपने को बाहर से मिलती है, जो बॉडी के अंदर नहीं होती, जो अपने को बाहर से मिलती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको ये कम कर देती है, उसको ये डिक्रीज कर देती है। क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी ये ग्रुप ऑफ समूह है ये अलग अलग बीमारियों का। क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर वीक हो जाती है, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग हिस्सों के ऊपर क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है। उनको अपन क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है। एड्स क्या है? एक वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय एचआईवी। एचआईवी एक वायरस है। ठीक है। अब सब लोग जानते हैं कि आरएनए वायरस है, रेट्रो वायरस है। क्या है ये? एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस यानी इसको एक होस्ट सेल चाहिए, इसको एक होस्ट सेल चाहिए जिसके कारण ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? इसको एक होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। और ये जो होस्ट सेल है ये कौन सी है? ये ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाने वाली, ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाने वाली आपकी टी सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल है। कौन सी? T4। कौन सी? जो आपकी T4 सेल है, जो आपकी T4 हेल्पर सेल है, TCD4, जो आपकी टी लिम्फोसाइट की CD4 सेल है। कौन सी है? CD4 सेल है, या अपन इसको टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टी हेल्पर सेल। और हम जानते हैं जब इसकी जो वैल्यू है ये लेस देन 200 हो जाती है, 200 से कम हो जाती है, तब हम कंफर्मेटिव कह सकते हैं कि किसी पेशेंट को क्या है? एचआईवी एड्स है। क्या है? एचआईवी एड्स। क्लियर है? डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये लॉन्ग होता है। ये कितना हो सकता है? 10 साल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इस बीमारी का पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पता लगाने तक पेशेंट पूरी तरीके से बीमारी से ग्रस्त हो चुका होता है। एचआईवी क्या है? मैंने आपको बताया ये आरएनए वायरस है। ये क्या है? आरएनए वायरस है। जीनस क्या है इसका? लेंटी वायरस है। जीनस क्या है इसका? लेंटी वायरस है। और फैमिली कौन सी है? रेट्रो वायरस है। फैमिली कौन सी है बच्चों? रेट्रो वायरस है। WHO नाउ डिफाइंस एडवांस्ड एचआईवी डिजीज AHD, जिसमें CD4 काउंट जो है वो लेस देन 200 सेल पर mm³ हो जाती है। कितनी हो जाती है? अगर TD4 जो आपकी CD4 जो सेल है, टी हेल्पर सेल है, उसकी काउंट लेस देन 200 सेल पर mm³ हो जाती है, तो वो क्या है? एडवांस्ड एचआईवी डिजीज की कंडीशन है। क्या है वो? एडवांस्ड एचआईवी डिजीज। क्लियर है? वर्ल्ड एड्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को हर साल। कब से शुरुआत हुई इसकी? 1988 से शुरू हुई। और इसका जो यूनिवर्सल सिंबल है वो क्या है? रेड रिबन है। वो क्या है? रेड रिबन है। तो ये जो रेड रिबन है, ये रेड रिबन लगाकर हम वर्ल्ड एड्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हम एड्स से जो सफर कर रहे हैं पेशेंट, उनके टूवर्ड्स हम सिंपैथी शो करते हैं। ठीक है। याद रखना है कि एचआईवी जो है वो सरवाइव कर सकता है ड्राइड ब्लड के अंदर रूम टेम्परेचर पर। कब से? 5 से 6 दिनों तक। यानी अगर कोई भी एचआईवी एड्स वाला पॉजिटिव वाला पेशेंट है, उस पेशेंट को कोई चोट लगी है, क्या लगी है? चोट लगी है, कोई खरोच आया, खरोच आने के बाद उसके यहाँ पर जो खून है वो सूख गया, खून यहाँ पर सूख गया, और अगर हम उसके टच में आते हैं, तो वो खून जो है उसके अंदर एचआईवी वायरस पॉजिटिव रहता है, लाइव रहता है रूम टेम्परेचर पे 5 से 6 दिनों तक। तो वो अगर वहां पर रह गया और हम उसके अगर टच में आते हैं, तो हम भी उस एचआईवी को क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। तो इस बात का अपने को ख्याल रखना है। HIV can survive as long as few minutes, but around 30 seconds when exposed to air। तो जैसे ही एचआईवी वायरस जो है वो फ्यू मिनट तक जिंदा रहता है, पर 30 सेकेंड्स तक वो जिंदा रह सकता है जैसे ही उसको एयर के अंदर एक्सपोज करते हैं। HIV is killed by heat at temperature more than 60 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई पेशेंट जो HIV पॉजिटिव है, उसके हाथ का खाना भी अगर अपन खाते हैं तो वो खाया जा सकता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए 90 से 100 डिग्री का तापमान चाहिए, और 60 डिग्री से ऊपर के तापमान पर ये जो HIV वायरस है वो क्या हो जाता है? किल हो जाता है। बात करते हैं एचआईवी के ट्रांसमिशन की। तो एचआईवी का ट्रांसमिशन बहुत तरीकों से हो सकता है, पर बहुत तरीकों से नहीं भी हो सकता है। ठीक है। कौन कौन से तरीकों से होता है वो अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम एचआईवी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर एचआईवी हो सकता है। उसके ब्लड प्रोडक्ट के टच में आते हैं तो यहाँ पे एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है।
अगर एचआईवी पेशेंट का ऑर्गन या उसकी टिश्यू का ट्रांसप्लांट अपन जो कंटामिनेटेड है एचआईवी से, उसके द्वारा यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है वो हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क से, अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क से यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर बच्चे को एचआईवी हो सकता है। ठीक है, इसको अपन वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीइंग एक्सपोज टू एचआईवी थ्रू नीडल स्टिक, अगर यहाँ पर एचआईवी पेशेंट की नीडल अपने को हो जाती है, नीडल जो है अपने को ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ भी अपने को क्या हो सकता है, यहाँ पे अपने को एचआईवी होने के चांस रहते हैं। इसका जो रेशियो है, वो रेशियो कितना होता है, 3:1, यानी 300 बार अगर नीडल ब्रेक होती है, 300 बार अगर नीडल ब्रेक होती है, तो एक बार चांस रहता है कि अपने को क्या हो जाए, एचआईवी का ट्रांसमिशन हो जाए। क्या हो जाए, अपने को एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है। क्लियर है? फिर यहाँ पे ड्यूरिंग सेक्स अगर सीमन कम या प्री सेमिनल फ्लूइड, प्री कम के द्वारा भी यहाँ पर इसका एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है। रेक्टल फ्लूइड के द्वारा भी एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है। वजाइनल फ्लूइड के द्वारा भी एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात की जाए या पेरिनेटल ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी जब बच्चा माँ के सर्वाइकल, माँ के जो सर्विक्स के फ्लूइड्स हैं, सर्विक्स के या वजाइनल जो फ्लूइड्स हैं, सर्विक्स के या वजाइनल के जो फ्लूइड्स हैं, उसके कांटेक्ट में जब वो आता है, तब वो बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, वो एचआईवी का शिकार वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं। इनमें से ये सारे के सारे जो तरीके हैं, ये सारे के सारे जो तरीके हैं, आपका रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड प्रोडक्ट, ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट जो एचआईवी से कंटामिनेटेड है, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, एचआईवी नीडल स्टिक के द्वारा या शार्प इंजरी के द्वारा, ये सारे जो तरीके हैं ये हॉरिजॉन्टल तरीके हैं, ये हॉरिजॉन्टल वे है इसका एचआईवी ट्रांसमिशन का। और इसके अलावा ये जितने भी तरीके हैं ये आपके वर्टिकल ट्रांसमिशन है। ये क्या है? वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो अगर एचआईवी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट को फीवर, हेडेक, डायरिया, फटीग, ल्यूकोपीनिया हो सकता है। ल्यूकोपीनिया यानी यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसमें हमने बात की थी कि टी लिम्फोसाइट और उसमें भी CD4 सेल जो है वो लेस देन, वो क्या हो जाती है? लेस देन 200 mm क्यूब, 200 mm क्यूब जो होती है उससे भी कम हो जाती है। मसल एक हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, रैश यहाँ पर हो सकते हैं बॉडी पर, सोर थ्रोट, गला खराब, पेनफुल माउथ सोर यहाँ पर हो सकते हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड, यहाँ पे जो लिम्फ ग्लैंड है उनमें स्वेलिंग हो सकती है, मेनली ऑन द नेक, जो हमने बात की है क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम से भी रिश्ता रखता है। तो यहाँ पर मेनली नेक के अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है? लिम्फ नोड यहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, पाई जा सकती है। डायरिया यहाँ पर होगा पेशेंट को, वेट लॉस यहाँ पर होगा पेशेंट को, कफ होगा यहाँ पर पेशेंट को, नाइट स्वेट यहाँ पर रहते हैं पेशेंट को। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरीके से वीक हो चुकी है। बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरीके से वीक हो चुकी है। ठीक है, तो बॉडी की इम्यूनिटी पूरी तरीके से वीक होने के कारण जो अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शन है, अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया है, अलग अलग टाइप के जो वायरस है, वो भी आपके बॉडी के ऊपर मौका देखते ही क्या करेंगे? मौका देखते ही अटैक करेंगे। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसमें से आपका न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई की अगर हम बात करें, देखो प्रोटोजोन इन्फेक्शन है, न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई निमोनिया, ये मोस्ट कॉमनली क्या करता है? वायरस वाले पेशेंट, एचआईवी वाले पेशेंट के ऊपर क्या करता है? अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। फिर हम बात करते हैं अगर नियोप्लाज्म की, तो सबसे मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म जो अगर देखने को मिलता है वो होता है आपका कापोसी सार्कोमा। वो कौन सा है बच्चों? कापोसी सार्कोमा। तो कापोसी सार्कोमा जो है ये मैनिफेस्ट होता है एज अ, बात करेंगे हम आगे, पर्पलिश रेड लीजन्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड स्किन। तो बेसिकली म्यूकोसा के अंदर, हमारी बॉडी की म्यूकोसा के अंदर पर्पलिश रेड कलर के लीजन्स हो जाते हैं। सार्कोमा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर। तो ये नियोप्लाज्म मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है उस पेशेंट के अंदर जो ऑलरेडी एचआईवी पॉजिटिव है, जो ऑलरेडी एचआईवी से सफर कर रहा है, उस पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म कौन सा देखने को मिलता है? कापोसी। और उसके बाद आपका हॉटस्किन और नॉन हॉटस्किन भी देखने को मिलेंगे।
फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो मोस्ट कॉमनली एचआईवी को अफेक्ट करने वाला जो फंगल इन्फेक्शन है वो कौन सा है? कैंडिडियासिस है। क्या है? कैंडिडियासिस है। वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो आपका साइटोमेगलोवायरस, साइटोमेगलोवायरस जो है ये मोस्ट कॉमनली अटैक करता है किसके ऊपर? एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर। और हर्पीज सिम्प्लेक्स, कौन सा? हर्पीज सिम्प्लेक्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी यहां पर अटैक करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर जो पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है। क्लियर है? यहां पर उसके बाद जो CD4 सेल है, जो CD4 टी सेल है, इनका जो काउंट है वो कम हो जाता है, लेस देन 200 सेल पर mm क्यूब हो जाता है, लेस देन 200 सेल पर mm क्यूब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? प्रेजेंस ऑफ फंगल, वायरल, प्रोटोजोअल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई निमोनिया, साइटोमेगलोवायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स, सीएमवी रेटिनाइटिस। ये देखो सीएमवी जो रेटिनाइटिस है, साइटोमेगलोवायरस रेटिनाइटिस, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? गेंगसाइक्लोविर। ये आपको याद रखना है। तो अगर एचआईवी पेशेंट के अंदर साइटोमेगलोवायरस अफेक्टेड रेटिनाइटिस हुआ है, यानी रेटिना में इंफेक्शन हुआ है, तो उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या रहती है? गेंगसाइक्लोविर रहती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स की, हर्पीज सिम्प्लेक्स की भी क्या रहती है? गेंगसाइक्लोविर रहती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी यहां पर देखो, इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में मोस्ट कॉमन एचआईवी को अफेक्ट करने वाला जो इंफेक्शन है वो कौन सा है? वो है आपका ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। और इंडिया की बाहर की बात करें, अगर आउट ऑफ इंडिया की, वर्ल्ड की बात करें, तो वहां पे मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरियल इंफेक्शन अफेक्ट करता है एचआईवी वाले पेशेंट को वो है आपका न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई न्यूमोनिया। क्लियर? बात को ध्यान में रखना। सिर्फ इंडिया की बात करें तो वहां पे टीबी अफेक्ट करेगा, टीबी अटैक करेगा किसके ऊपर? आपके एचआईवी वाले पेशेंट के ऊपर। और इंडिया के बाहर की देशों की बात करें तो वहां पर न्यूमोसिस्टिस जिरोविकाई निमोनिया जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर? एचआईवी वाले पेशेंट के ऊपर। प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक कैंसर, जैसे कि हमने बात की इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर, हॉस्किन्स लिम्फोमा, इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा, नॉन हॉस्किन्स लिम्फोमा और कापोसी सार्कोमा। तो ये सारे के सारे कैंसर भी जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक कैंसर है। किसके लिए? एक एचआईवी वाले पेशेंट के लिए। किसके लिए? एचआईवी वाले पेशेंट के लिए। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है? आई होप आप लोगों के माइंड के अंदर ये सारे के सारे जो डायग्नोसिस है ये क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कापूसी सार्कोमा क्या है बच्चों। तो कापूसी सार्कोमा क्या है? ये एक डिजीज कंडीशन है इन विच द कैंसर सेल आर फाउंड इन द स्किन और म्यूकोसा मेम्ब्रेन दैट लाइन द जीआई ट्रैक्ट। ये आपके जीआई ट्रैक्ट की स्किन या आपके जो जीआई ट्रैक्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके नीचे, उसके अंतर्गत पाए जाने वाली सेल को, जो मेम्ब्रेन है उसको ये अफेक्ट करता है। फ्रॉम माउथ टू एनस इंक्लूडिंग द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो पर्पलिश कलर का यहाँ पे अभी मैं आपको इमेज बताऊंगा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है? कोई डाउट चल रहा है क्या बच्चों? तो कापोसी सार्कोमा की अगर हम बात करें तो कापोसी सार्कोमा क्या है? ये एक डिजीज कंडीशन है जिसमें कैंसर सेल जो है बेसिकली स्किन के नीचे, आपके स्किन के नीचे या आपके जीआई ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है ये वाला कैंसर, जो लाइन करता है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को, आपकी पूरी जीआई ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को, फ्रॉम माउथ टू एनस इंक्लूडिंग द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। बहुत सारे डाउट है। सुचित्रा, जो भी डाउट है, जो डाउट है वो डाउट जो है आप डालते रहो, मैं उनको सॉल्व करता रहूंगा, मैं सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है? साहिल क्या डाउट है बताओ मेरे को। अब आप लोगों के कमेंट मुझे दिखने लगे हैं, बीच में नहीं दिख रहे थे, तो अब आप लोगों के मुझे दिख रहे हैं, मुझे कमेंट दिख रहे हैं, तो बताओ मुझे क्या डाउट है। विष्णु, नोट्स जो है वो ये जो आपकी क्लास है ये आप एक साल तक दोबारा कभी भी देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, नोट्स कभी भी बनाओ। ठीक है? कभी भी बनाओ, कोई डाउट वाले, कोई इशू वाली बात नहीं है। कमेंट अब शो हो रहे हैं बच्चों, अब कमेंट शो हो रहे हैं, जो भी डाउट हो मुझे बताओ, मैं देख लूंगा। अरे मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं। ठीक है? क्या समझ में नहीं आया मुझे बता देना, मैं बता दूंगा।
चलो यहां तक कोई डाउट है क्या? क्या डाउट है अभी? कुछ समझ में नहीं आया ऐसा तो मैंने शायद ही कुछ पढ़ाया होगा जो समझ में नहीं आया हो। हाँ, एक साथ बात नहीं देखने को मिलेगी। रीड स्टर्नबर्ग सेल के अंदर क्या डाउट है बच्चों में ना? उसमें कोई भी डाउट नहीं है। रीड स्टर्नबर्ग सेल में एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि रीड स्टर्नबर्ग जो सेल है वो हॉटस्किन लिम्फोमा में देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी सेल होती है, जाइंट सेल होती है, लिम्फोसाइट के अंदर देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लियाई होती है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लियाई होती है। लाइट माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलेगी, लाइट माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलती है। और अगर ये आपको देखने को मिलेगी तो ये कंफर्मेटिव हो जाएगा कि उस बंदे को क्या है, हॉटस्किन डिजीज है या हॉटस्किन लिम्फोमा है। इतनी सी बात याद रखनी है, इतनी सी बात याद रखनी है। एचआईवी वायरस कितने टाइम तक एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचआईवी वायरस जो है, एचआईवी वायरस खुद ये जो वायरस है, ये अकेला वायरस जो है वो हवा में एक्सपोज होते ही, एयर के एक्सपोजर में आते ही 30 सेकंड्स के अंदर, 30 सेकंड्स के अंदर किल हो जाएगा। पर अगर ये एचआईवी वायरस ब्लड में रहता है, अगर ये ब्लड में रहता है और ब्लड अगर बॉडी से बाहर आता है, ब्लड अगर ड्राई हो जाता है, ब्लड अगर बॉडी से बाहर आने के बाद ड्राई हो जाता है, पर अगर वो बॉडी के टच में ही रहता है, जैसे जिसको अपन खुरंट कहते हैं ना, खुरंट, तो अगर जैसे मान लो कोई कट लगा है, कोई चोट लगी है और ब्लड वहां पर रह गया, वो सूख कर एक खुरंट बन गया, तो वहां पर ये 5 से 6 दिन तक, 5 से 6 दिन तक ड्राई ब्लड के अंदर सरवाइव कर सकता है। और बोलो। एचआईवी की फर्स्ट लाइट प्रियंका यादव, आप मुझे एक बार बाद में एंड में याद दिला देना, मैं वापस समझा दूंगा। सुचित्रा, पेट स्कैन में कुछ भी नहीं होता है। पेट स्कैन जो है वो भी एक तरीके का सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन जैसा ही होता है। उसमें 3 चीजें याद रखनी है आपको कि वो क्या करता है। एक तो आपकी बॉडी की जो सेल है वो नॉर्मली काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके बारे में जानकारी दे देगा। दूसरा, जो मेटास्टासिस हुआ है, जो कैंसर सेल का स्प्रेड हुआ है, वो बॉडी की कितनी सेल तक, कितनी टिश्यू तक फैला है, उसकी जानकारी आपको दे देगा। और तीसरा, ये जो ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल रहा है, वो ट्रीटमेंट कितना इम्पैक्ट दे रहा है, कितना उसका प्रभाव हो रहा है पेशेंट के ऊपर, उसकी जानकारी आपको पेट स्कैनिंग से पता चल जाती है। हॉस्टिल लिम्फोमा का ट्रीटमेंट ये रहता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर रेडिएशन थेरेपी देते हैं। रेडिएशन थेरेपी जो है वो कितने तक हो सकती है? वो 3 से 5,000 मामला है और ज्यादा फैला हुआ है, तो उस केस के अंदर अपन रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी भी देते हैं। अगर ज्यादा एक्सटेंसिव मामला, ठीक है ना, ये उसकी रेडिएशन रहती है। ये क्या रहती है? उसकी रेडिएशन रहती है। ये मैं स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर ज्यादा एक्सटेंसिव मामला है और ज्यादा फैला हुआ है, तो उस केस के अंदर अपन रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी भी देते हैं। और इसमें ध्यान रखना है अपने को कि इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग, इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग और इंजरी होने के चांस रहते हैं। ब्लीडिंग और इंजरी होने के चांस रहते हैं, तो फिर ब्लीडिंग और इन्फेक्शन होने के चांस, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो उनका भी साथ में क्या रखना है? प्रिकॉशन रखना है। उनका भी साथ में क्या रखना है? प्रिकॉशन रखना है। बेटा ट्रीटमेंट वही होता है हॉस्टिन लिम्फोमा का। बाकी जो कैंसर है, कैंसर आपकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन से होते हैं, तो वही रेडिएशन और कीमोथेरेपी अपने को इसमें देनी है, हॉस्टिन में और नॉन हॉस्टिन के अंदर। तारा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहां पे किस कारण से फैला है, क्योंकि मैं वहां पर पेशेंट को देखकर नहीं आया। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े अब। चलो 5 तो बज गई है आज की। चलो थोड़ा आगे अपन फटाफट जाते हैं।
कापोसी सार्कोमा की बात कर रहे हैं तो दीज ट्यूमर्स अपीयर एज अ पर्पल पैच, ये कैसे कलर के होते हैं, पर्पल पैच के आपको दिखते हैं, और नोड्यूल ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कैन स्प्रेड टू लिम्फ नोड और लंग। तो यहाँ पर जो ये जो अपन कापोसी सार्कोमा की बात कर रहे हैं तो ये पर्पल कलर के पैच की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, यहाँ पे आप देखो पर्पल कलर के पैच की तरह दिखते हैं आपकी स्किन के ऊपर, किसके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर। और यहाँ पे देखो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में, ये आपकी बकल कैविटी के अंदर है, पर्पलिश कलर के ये आपको नोड्यूल देखने को मिलते हैं। ये आपके माउथ से लेकर, ये आपके माउथ से लेकर कहां तक, आपकी एनस तक, एनस तक जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस म्यूकस मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली किसको अटैक करता है, ये अटैक करता है आपके एचआईवी वाले पेशेंट को। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी पूजा, लिम्फेटिक का आज ये लास्ट क्लास है। ठीक है, कापोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद द वायरस। अब ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये किस वायरस से एसोसिएटेड है। तो ये है एसोसिएटेड आपका KSHV यानी कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस या फिर ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। ठीक है ना, HHV8 ये वाला जो पॉइंट है, ये सारी कहानी सारा सार जो है वो इसी लाइन के अंदर है। यही बात याद रखनी है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि कापोसी सार्कोमा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो आपसे वो क्या है, वो है कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस या फिर HHV8 यानी ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 जो है वो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है, क्लियर है। साहिल, नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है, क्या नहीं है, उस सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल जो प्रेजेंट चल रहा है उसकी जानकारी आप पूरी तरीके से ले लीजिए। आगे फ्यूचर में क्या होना है सब पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वही नहीं, कुछ नहीं कह सकते बच्चे, है ना, नौकरी में भी तो जाना है वापस। चलिए आगे चले, बात करते हैं एचआईवी के डायग्नोसिस की। हम बात कर रहे हैं एचआईवी के डायग्नोसिस की। तो यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले स्क्रीनिंग के तौर पर, स्क्रीनिंग के तौर पर हम क्या करते हैं, हम एलाइजा करते हैं। हम क्या करते हैं, एलाइजा। एलाइजा क्या है, इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले एचआईवी वाले पेशेंट की स्क्रीनिंग टेस्ट या रूटीन टेस्ट के तौर पे क्या किया जाता है, डॉक्टर उसके लिए एलाइजा लेता है। एलाइजा के अंदर केवल क्या टेस्टिंग की जाती है, एचआईवी के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी की टेस्टिंग अगर करनी है तो वो क्या करते हैं, उसके लिए अपन एलाइजा करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एलाइजा करते हैं। ठीक है मेघनाथ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने ये बोलकर मेरी पूरी मेहनत का खात्मा कर दिया, पर कोई बात नहीं, मेरा काम पढ़ाना है तो मैं अभी इसको कंटिन्यू रखता हूं। आगे अगर हम बात करते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मान लो अगर डॉक्टर को डाउट होता है, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया, वो पॉजिटिव आया, तब जाके डॉक्टर लिखता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्या लिखेगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेटरी टेस्ट एडल्ट के लिए, एचआईवी के लिए कौन सा होता है, ये होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा होगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आप एंटीबॉडी के साथ साथ, एंटीबॉडी के साथ साथ आप लोग एंटीजन भी चेक कर सकते हो। क्या चेक हो सकता है, एंटीजन की टेस्टिंग भी यहां पर हो सकती है, एंटीजन की टेस्टिंग भी यहां पर हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। बच्चों के लिए अगर हम बात करें, बच्चों के लिए यानी बेसिकली वो बच्चे जो 18 महीने से छोटे हैं उनके लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, उनके लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, वो क्या होता है, वो पीसीआर होता है। वो क्या होता है बच्चों, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसा कि आप लोगों ने अभी कोरोना के टाइम में देखा था, जो पीसीआर टेस्टिंग हुई थी, वही सेम पीसीआर की जो टेस्टिंग होती है वो बच्चों के लिए, बेसिकली जो बच्चे 18 महीने से छोटे हैं उनके लिए यहाँ पर कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पर यहाँ पर क्या किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखो, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये करना क्यों जरूरी है, ये करना जरूरी है ताकि हमको पता चले कि कहीं लिम्फोसाइट में कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो CD4 सेल है, जो CD4 सेल है वो कम हो जाते हैं, 200 सेल, 200 सेल पर mm³ से कम हो जाते हैं। तो वो जांच के लिए हम क्या करते हैं, CBC करते हैं। यहाँ पे रिड्यूस CD4 और CD8 सेल यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली विराल लोड टेस्ट, क्या करना होता है, विराल लोड टेस्ट यहाँ पर होता है। ठीक है,
सॉरी विरल नहीं वायरल, दिमाग थोड़ा सा, चलिए वायरल लोड टेस्ट। तो वायरल लोड टेस्ट तो बहुत ही आसान सी बात है, ये डायरेक्टली मेजर करता है actual amount of HIV viral RNA particle present in 1 ml of blood and is used to measure the therapy effectiveness। तो वायरल लोड टेस्ट जो है वो थेरेपी शुरू करने के बाद, जो थेरेपी की आगे हम बात करेंगे ART, ठीक है ना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की हम बात करेंगे। तो ART शुरू करने के बाद ART की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, ART की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम यहाँ पर जो टेस्ट यूज करते हैं वो है वायरल लोड टेस्ट, ठीक है। ये वायरल HIV वायरस के RNA पार्टिकल्स को डायरेक्टली 1 ml ऑफ ब्लड के अंदर उसको मेजर करेगा, उसको क्या करेगा, मेजर करेगा। चलिए, द हायर द वायरल लोड द ग्रेटर द रिस्क फॉर ट्रांसमिशन। तो जितना ज्यादा वायरल लोड होगा उतना ज्यादा पेशेंट क्या होता है, उतना ज्यादा पेशेंट इन्फेक्शियस मोड के अंदर होता है। कौन सा मोड के अंदर है, इन्फेक्शियस मोड के अंदर है, यानी पेशेंट जो है HIV के इन्फेक्शन को फैला सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे डायग्नोसिस हैं किसके, ये डायग्नोसिस है आपके HIV के। आप सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर HIV वायरस की, हम बात कर रहे हैं HIV वायरस की। तो सबसे पहले देखो, अब मैं आप लोगों को HIV वायरस के बारे में, इसका HIV वायरस का जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, फिर मैं आपको जानकारी दूंगा HIV वायरस के साइकिल की, HIV वायरस की साइकिल, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो अपन थेरेपी पढ़ेंगे, जो अपन ART पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ART थेरेपी। तो ART थेरेपी आपको तभी समझ में आएगी जब आप लोग ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ पाओगे। चलो, अब कुछ देर के लिए कमेंट वगैरह बिल्कुल बंद कर दो ताकि मेरा भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। और मैं अब आप लोगों को ये, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, ताकि जो ART है, ART की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, आ जाएगी आगे। तो अब आप लोग यहाँ से इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, तब जाके ART आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आप लोग उसको भूल नहीं पाओगे। फिर चाहे बच्चों को कुछ भी लगे कि मैं कैसा भी पढ़ाता हूँ, पर मैं अपना पूरा 100% एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। टेक्निकल इशू आ जाता है तो उसमें मेरा भी बस नहीं चलता, मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, और मैं टीम के साथ बात कर रहा था कि बच्चों के कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, पर आज शुरू से ही क्योंकि टेक्निकल इशू, इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो उसमें मेरा भी बस नहीं चलता। और मैंने कोशिश की है कि जब तक अगर क्लास या आपके कमेंट नहीं दिख रहे थे तो भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं क्लास को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊं। और अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है या कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको डाउट समझा दूंगा, ठीक है। अब एक बार अपन देख लेते हैं कि ये क्या माजरा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये HIV वायरस का एक पार्टिकल है। ये क्या है, HIV वायरस का पार्टिकल है। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग को अपन HIV एनवेलप कहते हैं। क्या बोलते हैं, HIV एनवेलप कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो अंदर इसका जो ये न्यूक्लियस है, ये जो है इसकी बाहर की कवरिंग को HIV कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, HIV कैप्सिड। तो HIV कैप्सिड क्या है, ये HIV का कोर है, यानी इसका खुद का न्यूक्लियस है, जिसके अंदर HIV का RNA है। हम जानते हैं कि इसके अंदर DNA नहीं होता, HIV RNA वायरस है तो इसके अंदर RNA होगा। क्या होगा, RNA होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम आगे अपन बात करेंगे। प्रोटीएज हो गया, इंटीग्रेज हो गया, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गया, ये अलग अलग टाइप के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। और बाहर जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन है, क्या है ये, ग्लाइकोप्रोटीन है, या ये क्या है, बेसिकली रिसेप्टर है। ये बेसिकली क्या है, रिसेप्टर है, जो अटैच होता है, जो अटैच होगा आपके CD4 सेल से, जो अटैच होता है आपके CD4 सेल के साथ। किसके साथ, CD4 सेल के साथ जो है ये अटैच होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये अटैच होगा आपके CD4 सेल के साथ, इनको ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। देखो HIV ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये स्पाइक्स हैं। ये क्या है, बेसिकली स्पाइक्स हैं, जो आपके अपनी बॉडी के अंदर जो CD4 सेल है उसके साथ उसका जो रिसेप्टर होगा, उसका ये रिसेप्टर कुछ इस तरीके का रिसेप्टर होगा, कुछ इस तरीके का रिसेप्टर होगा, किसका, अपनी बॉडी की CD4 सेल का। तो उसमें जाके ये जो HIV का मॉलिक्यूल है वो जाके बाइंड करेगा। क्या करेगा, बाइंड करेगा, और ये उसका ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये रहा अंदर, ये अंदर क्या है, HIV का RNA है। ये क्या है, HIV का RNA है, क्लियर है। DNA नहीं होता क्योंकि ये क्या है, RNA वायरस है। ये क्या है, एक तरीके का RNA वायरस है, रेट्रो वायरस है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये लेबलिंग है किसकी, एक HIV वायरस की, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे ईच रेप्लिकेशन साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 2 डेज। तो जो एक रेप्लिकेशन साइकिल है वो कितने दिन के लिए चलती है? 2 दिनों के लिए चलती है। एंड हैज सेवरल स्टेजेस, इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ईच स्टेज कैन बी अ टारगेट फॉर HIV ड्रग। यहाँ पे हर एक स्टेज पे, जो आगे अपन ART पढ़ेंगे, जो ART पढ़ेंगे वहां पे जितनी भी ड्रग्स होगी, जितनी भी ड्रग्स हम पढ़ेंगे, वो इसके हर एक स्टेज को टारगेट करती है। इसकी हर एक स्टेज को क्या करेगी? करेगी। जो दवाइयां बनाई गई हैं, जो HIV के लिए, जो थेरेपी के लिए जो दवाइयां बनाई गई हैं, वो दवाइयां इस लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई हैं, ताकि अलग अलग स्टेज को रोकेंगे तो अलग अलग तरीके से जो HIV वायरस है उसको बॉडी के ऊपर अटैक करने से रोका जा सकता है। ठीक है, ये स्टेजेस 7 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है आपका बाइंडिंग, दूसरा स्टेज है आपका फ्यूजन, तीसरा स्टेज है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर है आपका इंटीग्रेशन, फिर है आपका रेप्लिकेशन, फिर है असेंबली, और लास्ट में क्या है? बर्डिंग। लास्ट में क्या है? बर्डिंग। क्लियर है? तो देखो, एक हल्का सा मैं आपको ऐसा की डिटेल में बताऊंगा, पर हल्की सी बातें मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। ये है अपनी बॉडी का CD4 सेल। ये बॉडी का CD4 सेल है। CD4 सेल के बाहर ये क्या है? ये रिसेप्टर है। ये क्या है? रिसेप्टर है। ये है वायरस। ये क्या है? HIV का वायरस। ये HIV वायरस के स्पाइक्स हैं। ये HIV वायरस के क्या है? स्पाइक्स हैं। ठीक है, ये स्पाइक यहाँ पर जाकर एंटर हुआ, यहाँ पे जाके अटैच हुआ, इसको अपन बाइंडिंग कहते हैं। इसको पहला वाला स्टेप है, इसको अपन क्या कहते हैं? बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइंडिंग। बाइंड होने के बाद ये जो वायरस है ये अपनी CD4 सेल के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा। एंटर होने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। ये जो एंटर होने की कोशिश की, इसको अपन बोलते हैं फ्यूजन। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन में ये क्या करता है कि इसके अंदर भी अपन ने जितना भी मटेरियल था, इस मटेरियल को क्या कर दिया? डंप कर दिया। इस मटेरियल को अपनी CD4 सेल के अंदर क्या किया? इसने डंप किया। ये अपनी CD4 सेल है। CD4 सेल का ये न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या होगा? हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो RNA है, इसके अंदर जो RNA है, किसके अंदर? जो HIV के अंदर जो RNA है, कोई बात नहीं, जो HIV के अंदर जो RNA है, इस RNA को किसमें कन्वर्ट करना है? ये जो HIV RNA है, इस HIV RNA को किसमें कन्वर्ट करना है? HIV DNA के अंदर। HIV DNA के अंदर। और ये जो HIV DNA है, इसको करने ये HIV RNA जो HIV DNA में कन्वर्ट हो रहा है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये होना क्यों जरूरी है? ये होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर सेल है, उसके अंदर तो क्या होता है? उसके अंदर DNA होता है। उसके अंदर क्या होता है? DNA। तो ये DNA और हमारी बॉडी का DNA, ये दोनों क्या होने चाहिए? दोस्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्रेंड होने चाहिए। तभी ये एक दूसरे के साथ क्या कर पाएंगे? इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि जैसे ही ये जो बाहर RNA वायरस था, HIV का RNA वायरस, RNA पार्टिकल अंदर आया, RNA पार्टिकल में जो आपका इसके अंदर RNA के अंदर एक HIV के अंदर एक एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये क्या करता है? ये आपके HIV RNA को कन्वर्ट करता है HIV के DNA के अंदर। अब ये जो DNA है, ये DNA बन गया बाहर। ये DNA बन गया बाहर। ये DNA एंटर करेगा किसके अंदर? हमारे CD4 सेल की न्यूक्लियस के अंदर। हमारी CD4 सेल की न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद, अब देखो यहाँ पे मैं न्यूक्लियस की बात बता रहा हूँ। किसकी बात बता रहा हूँ? न्यूक्लियस की बात। ये आ गया आपका, अलग अलग कलर से समझेंगे। ये DNA, ये जो DNA है, ये किसका DNA है? येलो कलर से मैं आपको शो कर रहा हूं। ये जो DNA है, ये है आपका HIV का DNA। ये किसका है? आपका HIV का DNA। रेड से मैं जो है वो आपको शो कर रहा हूं, ये है अपनी CD4 सेल का DNA। CD4 सेल का DNA। ठीक है, तो HIV का DNA भी अंदर आ गया। हमारी सेल का DNA ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर है। अब यहां पर एक और एंजाइम, जो HIV का एंजाइम है, जिसका नाम क्या है? इंटीग्रेस। जिसका नाम क्या है? इंटीग्रेस। ये एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करेगा। और क्या करेगा? और क्या करेगा कि हमारी जो न्यूक्लियस है, हमारा जो DNA है, हमारा जो DNA है, उसमें किसका DNA डाल देगा? उसमें डाल देगा किसका DNA?
HIV का डीएनए, किसका डीएनए, HIV का डीएनए यहाँ पर डाल देगा, किसका डीएनए डालेगा, HIV का डीएनए डाल देगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि HIV का डीएनए आ चुका है हमारे CD4 सेल की डीएनए के अंदर, किसके अंदर आ चुका है, CD4 सेल के डीएनए के अंदर। अब जल्दी ही HIV सेल का जो डीएनए है ये हमारे सेल के डीएनए के अंदर आया। अब पूरा का पूरा जो सेल का कंट्रोल है वो कौन ले लेगा, वो HIV का वायरस अपने हाथों में ले लेगा, वो HIV का जो वायरस है वो अपने हाथों के अंदर ले लेगा। यानी अब पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, HIV के हाथ में है। अब HIV क्या करेगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे ये इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि HIV का डीएनए आ गया हमारे डीएनए के अंदर। अब क्या होगा, ऐसे बहुत सारे जो डीएनए हैं ये बनेंगे, ऐसे बहुत सारे जो डीएनए बनेंगे, इसको अपन रेप्लिकेशन बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। और सेल के अंदर ऐसे डीएनए अब क्या होंगे, असेंबल्ड होंगे, ऐसे डीएनए असेंबल्ड होंगे, डीएनए क्या होंगे, असेंबल्ड होंगे, इसको अपन असेंबली कहते हैं। और फिर ये वापस बाहर निकलेंगे, ये बडिंग होगी वापस। ये नया जो HIV वायरस है, नया जो HIV वायरस है, जो HIV वायरस का सेल है ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसको अपन बडिंग कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। और फिर बाहर ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एक नया HIV वायरस बन जाएगा। अपनी जो CD4 की सेल है इसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, इसका फंक्शन लॉस हो जाएगा। और ऐसे कितने ही CD4 सेल को ये अटैक करेंगे, ऐसी कितनी ही CD4 सेल यहाँ पर खत्म हो चुकी होगी। इसलिए जो CD4 सेल का काउंट है ये लेस देन 200 सेल पर mm³ हो जाता है। लेस देन 200 सेल पर mm³ होते ही हमारी जो बॉडी है वो HIV के संक्रमण के अंदर आ जाती है, वो HIV के संक्रमण के अंदर आ जाती है। समझ में आया, ये पूरी लाइफ साइकिल है HIV की, ये पूरी लाइफ साइकिल है HIV की। क्या किसी को कोई डाउट है, आप कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। कमेंट कीजिए। चलो ये 7 की 7 स्टेज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब इसको जो है मैं आपको एक इमेज के तौर पे भी समझा देता हूँ, तो आप लोगों के माइंड में ये बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहला जो स्टेज था वो था बाइंडिंग। वो क्या था, बाइंडिंग। ये जो है वो HIV का वायरस है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अंदर ये कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर RNA आपको दिख रहे हैं और एंजाइम आपको दिख रहे हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये यहाँ पर आकर CD4 सेल का जो रिसेप्टर है, CD4 सेल का जो रिसेप्टर है उसके साथ आकर क्या हुआ, बाइंड हुआ। इसको बोलते हैं बाइंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग, या इसको अटैचमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अटैचमेंट भी कहते हैं। बाइंड होने के बाद ये गया हमारी सेल के अंदर, ये हमारी सेल के अंदर गया और इसने अपने कैप्सिड को डंप इन कर दिया। क्या कर दिया, डंप इन कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। देखो यहाँ पर, हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन पे जो दवाई काम करेगी, इस फ्यूजन को रोकने के लिए जो दवाई काम करेगी, अपन आगे ART के अंदर पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फ्यूजन इनिबिटर, या इसी को अपन बाइंडिंग इनिबिटर भी बोल सकते हैं। बाइंडिंग इनिबिटर यहाँ पे भी काम कर सकती है, बाइंडिंग इनिबिटर, बाइंडिंग इनिबिटर यहाँ पे भी काम कर सकती है। बाइंडिंग या फ्यूजन इनिबिटर वो यहाँ पे भी काम कर सकती है। क्लियर, क्लियर। देखो आगे अपन बात करेंगे, ये ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसमें सबसे एंड में आपको दिख रही है फ्यूजन इनिबिटर। क्या दिख रही है, फ्यूजन इनिबिटर या बाइंडिंग इनिबिटर दिख रही है आप लोगों को, फ्यूजन इनिबिटर या बाइंडिंग इनिबिटर। ये जो आपको दिख रही है ये कहां पर काम करेगी, ये काम कर रही है आपके पहले स्टेप के ऊपर। कहां पे काम कर रही है, पहला स्टेप, यानी ये बाइंडिंग को रोक सकती है या फिर ये फ्यूजन को रोक सकती है। क्लियर है, ये हो गया आपकी पहली। उसके बाद क्या हुआ कि ये आया इसका RNA अंदर, ये RNA अंदर आया, RNA अंदर आया तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी इसके अंदर आपके HIV के अंदर एक एंजाइम है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
देखो ये लिखा हुआ है वैसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो एचआईवी के आरएनए को एचआईवी के डीएनए में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आरएनए अपने डीएनए के साथ मिल नहीं सकता, तो इस आरएनए को किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, डीएनए के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा, और उसके लिए ये वाला जो एंजाइम है जो एचआईवी के अंदर ही था वो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो डीएनए कन्वर्ट हो चुका है आपका, एचआईवी का आरएनए एचआईवी की डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, ये एंटर करेगा अपनी न्यूक्लियस के अंदर, CD4 सेल की न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा। यहां पे एंटर करने के बाद फिर इसके पास एचआईवी के पास एक एंजाइम था जिसका नाम था इंटीग्रेज। क्या नाम था? इंटीग्रेज। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस यहां पर हुआ है, इसमें अपन आगे फिर मेडिकेशन की बात करेंगे। कौन सी मेडिकेशन? जो आपकी न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये दोनों कहां पर काम करेगी? ये दोनों यहां पर ही काम करेगी, ये दोनों यहां पर ही काम करेगी। यानी ये दोनों आपका वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट होने से रोकती है। वायरल आरएनए को वायरल डीएनए से कन्वर्ट होने में रोकेगी। कौन सी? NRTI और NRTI, यानी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आपकी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर काम करेगी NNRTI और यहां पे काम करेगी NRTI। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ? अब अंदर आ गए। अंदर आने के बाद जो मामला हुआ है वो क्या हुआ है कि अब यहां पे मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन, यानी ये ब्लू कलर का डीएनए हमारा है और उसके बीच में आके अटैच हो गया किसका? डीएनए एचआईवी का। तो ये इंटीग्रेस ने किया है और इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये जो इंटीग्रेस इनहिबिटर है, क्या है? इंटीग्रेस इनहिबिटर, वो इस प्रोसेस को रोकेगा। किस प्रोसेस को रोकेगा? इस प्रोसेस को रोकेगा, यानी एचआईवी के डीएनए को हमारे डीएनए के साथ मिलने से रोकना। इस इनहिबिटर को दवाई का नाम दिया गया है इंटीग्रेस इनहिबिटर। क्या नाम दिया गया है? इंटीग्रेस इनहिबिटर। यहां पे काम कौन करेगी? इंटीग्रेस इनहिबिटर। क्लियर है? अब यहाँ पे जब ये डीएनए बन चुका है, ये इस न्यूक्लियस से बाहर आएगा। ऐसे बहुत सारे डीएनए क्या होंगे? ऐसे बहुत सारे डीएनए रेप्लिकेट करेंगे। ऐसे बहुत सारे डीएनए रेप्लिकेट करेंगे। क्या करेंगे? रेप्लिकेट, यानी अपनी कॉपीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपनी कॉपीज बनाएंगे। और अपनी कॉपीज बनाकर वो एक जगह असेंबल होंगे। वो क्या होंगे? एक जगह पर असेंबल होंगे। ठीक है, एक जगह पर असेंबल होने के बाद ये बनाएंगे वायरस। ये क्या बनाएंगे बच्चों? वायरस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वायरस बनाएंगे। और वायरस बनाने के बाद यहां पर वापस ये वायरस इस CD4 सेल से बाहर निकलेगा। इस CD4 सेल से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। और एंड में जब ये जो सेल बाहर निकला है, ये सेल अभी इमैच्योर फेज के अंदर है। ये जो सेल है ये अभी इमैच्योर फेज के अंदर है। और यहां पर फिर एक एंजाइम है प्रोटीएज। क्या एंजाइम है? प्रोटीएज। ये जो लंबे लंबे डीएनए है, लंबे लंबे जो डीएनए है, इनको शॉर्ट के अंदर तोड़ेगा, शॉर्ट प्रोजेक्शन के अंदर तोड़ेगा और ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वायरस बनाएगा। तो जब बहुत सारे वायरस बनेंगे, ये फिर आगे जाके CD4 सेल पर अटैक करेंगे। ये फिर आगे जाके दूसरी CD4 सेल के ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। और ये जो अपनी खुद की CD4 सेल पुरानी थी, इसका पूरी तरीके से यूज हो चुका है। ये CD4 सेल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और ये सेल क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है। ये जो सेल है अब क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है। तो फिर आगे ये और आगे एचआईवी आगे जाके CD4 सेल पे अटैक करेंगे। ऐसी बहुत सारी CD4 सेल को मार चुके होंगे, तब जाके अपनी CD4 सेल क्या हो चुकी होगी? डेड हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी? डेड हो चुकी होगी। तब जाके उनका जो नंबर है वो 200 से कम होते ही अपन उसको एडवांस एचआईवी के अंदर काउंट करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि ये जो साइकिल है ये आप लोगों के माइंड के अंदर क्लियर हो गई होगी। तो ये पूरी साइकिल के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। फिर इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? एआरटी के बिना इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और एआरटी के साथ एचआईवी की लाइफ साइकिल को रोका जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है और इम्यून सिस्टम अपने आप को रिपेयर कर सकता है। ठीक है, एआरटी या हार्ट की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है ना, तो एआरटी क्या है? आपकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इसमें बेसिकली आपकी क्या है? ये हार्ट की फुल फॉर्म क्या है? हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो या तो एआरटी के अंदर अपन एक ही ड्रग देते हैं और हार्ट के अंदर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स क्या होती है? अलग लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस को रोकने की कोशिश करती है। तो ये मैंने आपको मेडिकेशन बता दी। NNRTI जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक रही थी, NNRTI ये भी आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के स्टेज को रोक रही थी। प्रोटीज इनहिबिटर जो प्रोटीज को रोक रही थी। इंटीग्रेस इनहिबिटर, फ्यूजन इनहिबिटर और बाइंडिंग
इनहिबिटर। क्लियर है? इसके बाद आप बस दवाइयों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। मैंने आप लोगों को जो जगह है वो मैंने आप लोगों को बता दी कि कहां कहां पर ये लोग वर्क कर रहे हैं। बस ये जो आपकी एनआरटीआई है इसमें सबसे जो फेमस है वो है आपकी जिडोवुडीन। कौन सी आपकी? जिडोवुडीन। तो जिडोवुडीन के अंदर क्या है? इट इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट मदर टू फीटल ट्रांसमिशन। तो ये मां से फीटल के ट्रांसमिशन को, जो अपन वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो उसको ये रोकती है अगर ये ओरली दिया जाता है आफ्टर 14 वीक, 14 वीक के बाद ओरली दी जाती है। और आईवी दी जाती है ड्यूरिंग लेबर, सिरप के फॉर्म में दी जाती है न्यूबॉर्न को 6 वीक तक, 6 वीक तक आफ्टर बर्थ। डोज क्या रहती है इसकी? 300 mg। कितनी रहेगी? 300 mg। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है इसका? नोजिया रहता है। क्या रहता है? नोजिया रहता है। मोस्ट सीवियर डेंजरस साइड इफेक्ट क्या रहता है? बोन मैरो डिप्रेशन, जिसकी वजह से पेन साइटोपिनिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पेन साइटोपिनिया भी हो सकता है। ठीक है। फिर आती है इसमें जो अगली ड्रग वो है स्टेवुडीन। स्टेवुडीन क्या है? ये कॉज करती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्या कॉज करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ये कॉज करती है, और पैंक्रियाटाइटिस को भी कॉज करती है। फिर आती है डिडानोसिन। क्या आती है? डिडानोसिन। ये क्या कॉज कर सकती है? नोजिया, डायरिया। ये भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, और पैंक्रियाटाइटिस को भी कॉज करती है। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। फिर आती है एबाकावीर। क्या आती है? एबाकावीर। एबाकावीर जो है ये आपकी एमआई को कॉज करती है। लैमेवुडिन जो है ये सेफेस्ट ड्रग है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेफेस्ट ड्रग है ड्यूरिंग हेपेटाइटिस बी। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है और साथ में एचआईवी भी है तो अपन उस पेशेंट को लैमेवुडिन दे सकते हैं। फिर टेनोफोविर। ये सारे आपकी एनआरटीआईज हैं। फिर अब बात करते हैं अगर अपन एनएनआरटीआईज की, तो एनएनआरटीआईज में आपकी क्या आती है? डेलावर्डिन आती है, ग्लाराविरिन आती है, एफाविरिन आती है। ठीक है। ये आपकी नीडल पिक इंजरी, जो नीडल स्ट्रिक इंजरी है, उसके अंदर दी जाने वाली जो ड्रग है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी एफाविरिन। फिर आती है आपकी इट्रोविरिन। फिर आपकी आती है आपकी नेविरापिन। ये क्या कॉज करती है? रैश। या सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन सी एचआईवी की ड्रग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती है। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बेसिकली क्या है? इसमें भी रैशेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। क्या हो जाता है? रैशेस हो जाते हैं। एक टाइप का क्या है? ये मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट है जो आपका नेविरापिन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये हेपेटाइटिस कॉज करेगा और ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए। कौन सी? नेवेरापिन। ठीक है। नेवेरापिन और जिडोवुडिन दोनों देते हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर भी दिया जा सकता है। फिर आपकी प्रोटीएज इनहिबिटर जिसमें आती है आपकी एटाजेनाविर, आपकी डेरुनाविर, फिर इंडियनाविर, फिर आपकी लोपिनाविर, रिटर्नोविर। ये विर वाली जितनी भी ड्रग है वो आ रही है इसमें। कैन कॉज नोजिया, डायरिया, ऑल्टर टेस्ट, सेंसेशन, सर्कोमोरल पैरेस्थीसिया। ठीक है। सर्कोमोरल पैरेस्थीसिया और हेपेटाइटिस भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। फिर आपकी सेक्वेनाविर कैन कॉज नोजिया, डायरिया, फोटोसेंसिटिविटी एंड हेडेक। फिर इंटीग्रेज इनहिबिटर के अंदर आती है, इसमें आती है आपकी स्टॉप्स एचआईवी रेप्लिकेशन एंड प्रिवेंट एचआईवी जेनेटिक कोड फ्रॉम इंटीग्रेटिंग विद ह्यूमन डीएनए। तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि जो एचआईवी का जो डीएनए था और हमारा जो डीएनए था उसको इंटीग्रेट होने से रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? इंटीग्रेज इनहिबिटर। ये आपके नोजिया, डायरिया, फटीग, हेडेक, ईचिंग, हाइपर सेंसिटिविटी और लीवर प्रॉब्लम को कॉज करती है। दवाएं कौन कौन सी है? डोलोटेग्राविर, फिर आपकी एलविटिग्राविर, फिर आपकी वेल्ट्रेग्राविर। ये सारी की सारी दवाएं इसमें आएगी। फिर आएगी आपकी फ्यूजन इनहिबिटर। फ्यूजन इनहिबिटर के अंदर आपकी एनफ्यूविटाइड जो है कॉज करती है स्किन इरिटेशन एट द इंजेक्शन साइट, फटीग, नोजिया, इंसोम्निया और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बाइंडिंग इनहिबिटर के अंदर इनको हम कीमोकाइन रिसेप्टर 5 भी कहते हैं, CCR5 एंटागोनिस्ट। क्या कहते हैं अपन इनको? CCR5 एंटागोनिस्ट। इसमें आती है आपकी माराविरॉक। ये बाइंड करती है CCR5 के साथ और ब्लॉक करती है वायरल एंट्री को। ये कॉज करती है कफ, डिजीनेस, पायरेक्सिया, रैश, एब्डोमिनल पेन, मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और लास्ट में अपन कुछ इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, एचआईवी के टॉपिक को, कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट की नोट में क्या है कि वर्ल्ड एड्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर 1988 से। ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था इंडिया के अंदर 1987 के अंदर और इंप्लीमेंट किया गया था 1992 के अंदर। ये बात याद रखनी है।
जो पहला केस था एड्स का इंडिया के अंदर, वो कहां पे आया था? वो चेन्नई के अंदर आया था। कब आया था? 1986 के अंदर आया था। पहला जो पेशेंट था एड्स का डिटेक्ट किया गया था राजस्थान के अंदर, कहां पर? पुष्कर के अंदर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो थीम है वर्ल्ड एड्स डे 2023 की, पिछले साल की जो थीम थी वो क्या थी? लेट कम्युनिटीज लीड। और 2024 की, इस साल की जो है वो है रिमेंबर एंड कमिट। द थीम फॉर 25th इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस या एड्स 2024, ये थीम क्या है? पुट पीपल फर्स्ट। यानी जो 25th इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस है एड्स 2024 की, उसकी थीम क्या है? पुट पीपल फर्स्ट। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की जो थीम है वो है रिमेंबर एंड कमिट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है आप लोगों का टॉपिक था पूरा किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। क्लियर है? तो आई होप कि किसी को ज्यादा कोई डाउट होगा नहीं, और इन केस अगर किसी को कोई ज्यादा डाउट हो तो वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ दे। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो आपका डाउट है उस डाउट को पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सके। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कोई ना कोई डाउट जरूर आपका सॉल्व करेगा। और बस इतना ही, लिम्फेटिक सिस्टम को आज हमने कंप्लीट किया है। तो अब आप लोग इसके जो थ्योरी है वो अलग अलग किताबों से निकालने की कोशिश करना, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी निकालने की आप कोशिश करना। ठीक है, और उम्मीद है आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि मैंने आप लोगों को इग्नोर करने की कोशिश की है। देखो टेक्निकल इश्यूज हैं वो चलते रहते हैं, तो उसमें भी मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। और बाकी थैंक यू सो मच।